ऑलराइट मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मैं हूं हारिस सुल्तान और ईरान के दिन कहा यह जा रहा है कि दे आर नंबर्ड। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब से ट्रंप आया है तब से ईरान को धमकियां दी जा रही हैं कि आप अपने एटमी प्रोग्राम को बंद कर दें वरना हमने आपकी धज्जियां उड़ा देनी है, आपका नामो निशान मिटा देना है। खामिनाई की मैं ट्वीट्स देखता रहता हूँ, ऐसे ही बढ़ के हवा में मारी जाता है। उसी तरह जिस तरह सद्दाम हुसैन ने इराक पर हमला होने से पहले कहा था कि फौजी आएंगे मैं इन सारों की गर्दनें उड़ा दूंगा, अमरीकी फौजी, तो वो खुद बेचारा लगा गया। तो ऑब्वियसली ये एक बहुत बड़ी गेम का हिस्सा है। बड़ी गेम ये है कि ईरान ने हिजबुल्लाह को, हमास को और सीरिया को प्रॉप अप किया हुआ था, बशर अल असद की रिजीम को। ऑब्वियसली उसमें उसका एलाय जो रूस है उसका भी हाथ था। तो तुर्की ने HTS को हलाशेरी दे के बशर अल असद की तो छुट्टी करवा दी और फिर इसराइल ने मौके को गनीमत समझते हुए वहां पे उन अड्डों पे बमबारी कर दी जहां पे सीरिया के मिलिट्री एसेट्स पड़े हुए थे, यानी उनके हथियार वगैरह पड़े हुए। इसराइल को किसने ये बताया? बशर अल असद ने अपनी जान बचाने के लिए, सेफ पैसेज के लिए टू रशिया इसराइल से डील की कि आप मुझे जाने दें, ये मेरे फौजी अड्डे हैं, इनको तबाह कर दें। तो तकरीबन कोई 500 से ज्यादा जगहों पे इसराइल ने बमबारी की और सीरिया को तो बिल्कुल यानी इक्वेशन से बाहर निकाल दिया। हिजबुल्लाह के साथ क्या उन्होंने किया वो भी आपको पता है। पेजर उनके जेबों में फट गए, उनकी नोनुएं उड़ गई और उसके बाद उन्होंने उसके नसरुल्लाह को उड़ाया। नसरुल्लाह के बाद जो रिप्लेस किया उसको हफ्ते के अंदर उड़ाया और फिर उसकी जो रिप्लेसमेंट थी उसको भी 2 हफ्तों के अंदर उड़ा दिया। तो अब कोई और चल रहा है, लेकिन अब वो इतनी टूथलेस और डिकैपिटेट हो चुकी है हिजबुल्लाह की तंजीम के वहां पे वो कोई थ्रेट नहीं है किसी को। और हमास के साथ ट्रूस किया, सीज फायर की, लेकिन जैसे ही उन्होंने सीज फायर की, आपके बस ये क्या कहूँ मैं, इनको क्या बोलूँ, इन्होंने कह दिया हम जीत गए, हम जीत गए, हम जीत गए। इन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया कि हम जीत गए। और जो हॉस्टेजेस हैं वो अभी तक वापस नहीं किए। ट्रंप ने दोबारा धमकी दी कि हॉस्टेजेस सारे के सारे अभी वापस कर दो वरना हमने तुम्हारे पे चढ़ाई कर देनी है। तो जाहिर बात है हमास को पता है कि उनके हॉस्टेजेस के बगैर कोई जो 50-60 रह गए हैं उसके अलावा इनके पास कुछ है नहीं, तो ये क्या कर सकते हैं। तो बहरहाल हुआ ये कि अब उन्होंने चढ़ाई वहां पर कर दी और कल गजा में बमबारी की। और सॉरी, तीसरा पार्ट हुतीस वो नीचे डब्बे के ऊपर जो खड़ा होकर पोडियम के ऊपर जो तकरीर करता था यमन वाला, और जी सारे मोमिनीन बड़े खुश हो, ये है जिगरा, देखो लड़ो लड़ो लड़ो। तो अभी अमेरिकन, ये सऊदिया की रिपोर्ट है, बल्कि मैं आपको पढ़ के सुना दूं। तो सऊदी सोर्सेज रिपोर्ट कर रहे हैं कि आज रात को ईरान का जो इंटेलिजेंस गैदरिंग शिप है उसका नाम ज़ैगरोस, वो US फोर्सेस ने डुबो दिया और IDF ने गजा के अंदर दोबारा से बमबारी की। उन्होंने अभी ये पिछले 2-3 दिनों से यमन के ऊपर भी बमबारी हो रही है और ये प्रील्यूड है कि पहले ये इसके चेले चपाटों को मारा जाए, हुतियों को, हिजबुल्लाह पहले खत्म हो गया है, हमास को, और फिर ईरान के ऊपर बमबारी की जाए। अब ईरान के ऊपर जो बमबारी का जो किस्सा है वो इतना आसान नहीं। ऑब्वियसली जो ईरान की जो एटमी तनसीबात है वो पहाड़ों के अंदर उन्होंने दबाई हुई है। जो इसराइल के पास तो टेक्नोलॉजी नहीं है, जो बंकर बस्टर है वो इतना नीचे नहीं चाहते कि पहाड़ के अंदर तक चले जाए। उसकी एक ही मुल्क के पास उसकी टेक्नोलॉजी है, वो है यूनाइटेड स्टेट्स। और अब यूनाइटेड स्टेट्स ऑब्वियसली उसके साथ मिला हुआ तो है, लेकिन खुल के ट्रंप जंगों का ऐलान नहीं करता। ट्रंप जंगों में हिस्सा नहीं लेना चाहता। हाँ, ट्रंप बमबारी करके जा सकता है, जैसे उसने कासिम सुलेमानी को उड़ाया था अपनी पिछली टर्म में, फिर उसने सीरिया में बमबारी की थी। ये सिर्फ ऊपर से बमबारी करके चला जाता है क्योंकि इसमें ऑब्वियसली अमेरिका को कोई खास खर्चा नहीं होता और वो कोई इतनी डीप स्ट्रेटेजी नहीं बनाता और उसको करने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि उसने इसराइल को आगे कर देना कि भाई ये तुम्हारा फट है असल में ईरान के साथ, तो तुम लड़ो जाके। तो अगले 24 से 48 घंटे बड़े इंपॉर्टेंट है। पता चल जाएगा कि जाहिर बात है शुरू बमबारी से ही होगी, लेकिन जो बहुत बड़ा खदशा है या जो वेस्ट में उम्मीद है ना, ऑब्वियसली यू कैन बिलीव व्हिचएवर साइड यू वांट टू बिलीव। हमारे जो मोमिनीन है वो तो कहेंगे नहीं नहीं ये तो अमेरिकी साजिश है। जितने सर्वेस लोगों ने करवाए, इंडिपेंडेंट सर्वेस, जो ईरान की इस्लामिक रिजीम है उसको सिर्फ 7 से 9%, और ये मैं बड़ा जेनरस एस्टिमेट बता रहा हूँ, जो वैसे जो एस्टिमेट है वो 4 के 5% के करीब है, कंजर्वेटिव एस्टिमेट। तो हम अगर जेनरस एस्टिमेट लें तो सिर्फ 7 से 8% जो ईरानी हैं वो ईरानी रिजीम को सपोर्ट करते हैं। सारे नाम मुल्हिद और एथियस्ट या सेकुलर नहीं है, जो इवन के जो मॉडरेटली रिलीजियस भी जो हैं, जो सुन्नी भी हैं और इवन जो शियाज भी हैं, वो भी अब इस्लामिक रिजीम से खुश नहीं है। सिर्फ जो हार्डकोर इस्लामिक रिजीम है जो उनको फोर्स करती है कि डंडे मार के इनसे हिजाब वगैरह पहनवाओ,
वो सिर्फ इस वक्त इस्लामिक रजीम के साथ अलाइन करते हैं। और इवन इस्लामिक रजीम को भी जो ये हार्ड लाइन मेजर्स लेने पड़ते हैं वो इसलिए लेने पड़ते हैं क्योंकि उनकी जो पावर बेस है वो सिर्फ हार्ड लाइनर्स के साथ ही रह गई है। तो उम्मीद ये है वेस्ट में कि जब यहाँ पे बमबारी ईरान में शुरू होगी तो शायद, जो आपको याद होगा महसा अमीनी और उससे पहले भी हर 3-4 साल बाद बड़े पैमाने पे वहां पे मुजाहरे होते हैं, अपनी रजीम को टॉपल करने की कोशिश की जाती है। हमने देखा मस्जिदों को जलाया गया, खमीनी के पोस्टरों को जलाया गया महसा अमीनी के बाद, और फिर इन्होंने कुचल दिया उसको बड़ी बेरहमी से। तो उम्मीद ये है कि जब ईरानी रजीम के ऊपर बमबारी होगी, जब इनको कमजोर किया जाएगा तो नीचे से अवाम खुद ही उठ के हो जाएगी। ऑब्वियसली मैं ईरानियन पॉलिटिक्स का इतना एक्सपर्ट नहीं हूं, मैं आर्मिन नवाबी से मेरी बात होती रहती है कि ईरान में क्या हो रहा है, वो ईरानी है, तो वो भी यही कहते हैं कि हमें इस चीज का नहीं पता कि जब रजीम उलट जाएगी तो उसके बाद क्या होगा, कौन सी पावर दोबारा से पावर में आ जाएंगे, क्या हार्डलाइनर आएंगे, क्या सेक्युलरिस्ट आएंगे। याद रहे कि तकरीबन 30 से 35% जो ईरान की पॉपुलेशन है वो एथियस्ट है, यानी वो किसी रिलीजन से अलाइन नहीं करते। वो अपने आप को कभी कभार सेक्युलर भी बोलते हैं वगैरह वगैरह, लेकिन वो किसी रिलीजन से अलाइन नहीं करते। कई एक बहुत बड़ी तादाद है जो अपनी पर्शियन रूट्स पे बड़ा प्राउड फील करती है, वो अपने पर्शियन हिस्ट्री और एंशिएंट पर्शियन हेरिटेज को बड़ा वैल्यू करते हैं। तो ये भी एक फैक्शन है, ऑब्वियसली एक सुन्नियों का भी फैक्शन है और एक मॉडरेट शियास का भी फैक्टर है। तो ये इनमें से कौन से लोग पावर में आएंगे अगर तख्ता ईरान का उलट जाता है, ये कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जो असला है वो इनमें से किसी के पास भी नहीं है। और अमेरिका इस बात बड़ा कॉशियस है कि जब भी वो असला देते हैं बागियों को तो वो पहले से भी ज्यादा कट्टर निकल आते हैं। जैसे आपको पता है सीरिया में दाइश बन गई, दाइश जो थी, दाइश बनने से पहले वो रेबल्स थे जो बशर अल असद से लड़ना चाहते थे, लेकिन उनको जब असला दिया गया तो वो दाइश बन, वो और ज्यादा हार्डकोर निकला। लिबिया में क्या हुआ, इजिप्ट में क्या हुआ, वहां पे हुस्नी मुबारक का तख्ता उलटने के बाद मोर्सी आ गया, मुस्लिम ब्रदरहुड का, वो और वायलेंट था, यानी वो भी कोई फ्रेंड ऑफ द वेस्ट नहीं था। लीबिया में भी ऐसे ही हुआ। तो अमेरिका बड़ा कॉशियस है कि इनको असला, अगर जिस ग्रुप को अगर हम असला दे दें तो कहीं वो पहले से भी ज्यादा हार्डकोर ना निकला है। हमारा कहना ये है कि ऑब्वियसली जो एथियस्ट है, जो सेक्युलरिस्ट है, उनको दिया जाए, लेकिन ऑब्वियसली ये भी एक बायस ही है, आपको नहीं पता कि उनकी क्या वैल्यूज होंगी, तो ये कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन एक बात तय है कि ट्रंप ने ईरान की हुकूमत को यह वाज़ेह तौर पे बता दिया कि हम आपको एटमी हथियार नहीं हासिल करने देंगे। ईरान के पास टेक्नोलॉजी है, फॉर ऑल इंटेंट्स एंड पर्पसेस ईरान एक न्यूक्लियर पावर बन चुका है। वो सिर्फ 2 हफ्ते दूर है, यानी जब अगर वो आज खामिनाई अपने साइंटिस्ट को हुक्म दे कि मुझे बम बना के दो, तो उसको 2 हफ्ते लगेंगे बम बना के देने में। यहाँ पे, और यही चीज वेस्टर्न इंटेलिजेंस को भी पता है, अमेरिका को भी पता है, इसराइल को भी पता है, सऊदी अरब को भी पता है। इवन बाय द वे, ये सिर्फ अमेरिका और इसराइल ही नहीं चाहता कि ईरान के पास बम ना आए। सऊदी अरब ने अमेरिका को ऑफिशियली ये कह दिया हुआ है कि अगर ईरान बम बनाता है तो सऊदी अरब को भी अपना बम बनाना पड़ेगा। तो ये एक आर्म्स रेस भी शुरू हो जाती है। ऑब्वियसली वो कोई नहीं चाहता कि फिर यहाँ पे ईरान के पास भी बम हो, फिर सऊदी अरब के पास भी बम हो, तो फिर आगे से आगे बात कहां से कहां पहुंच जाए। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये सिर्फ एक, इसको जो पाकिस्तानी है, प्लीज इसको ये मुसलमान और मगरिब के एंगल से मत देखें। आपके जो ज्यादा मुसलमान भाई हैं सऊदी, वो उतना ही नाखुश हैं ईरान के पास बम आने से जितना इसराइल नाखुश है या जितना अमेरिका नाखुश है। इसलिए सऊदी अरब डायरेक्टली तो इन्वॉल्व नहीं होगा, क्योंकि ऑब्वियसली वो फिर एक बहुत ही बड़ी सेक्टेरियन वॉर बन जाएगी। और सऊदी अरब की अपनी मिलिट्री पावर भी कोई इतनी टेस्टेड नहीं है, क्योंकि यमन में वो नाकाम हुए थे, जैसे हुतीज जो है वो ईरान ने प्रॉप अप किए थे। तो ईरान एक छेड़खानियां शरारतें करता रहा है, और लेकिन अब वो कहते हैं ना इंग्लिश में कि चिकन्स हैव कम होम टू रूस्ट। तो अब ईरान की बारी आ गई है। तो अगले 24 से 48 घंटों में आप देखेंगे कि ये जो बमबारी है उसमें ज्यादा इजाफा होगा। हालांकि ये उम्मीद तो है कि ईरान में शायद कोई रेवोल्यूशन दोबारा आ जाए, तख्ता उल्टा जाए, लेकिन ये यूनाइटेड स्टेट्स का ये एंड गोल नहीं है। इसराइल का हो सकता है, लेकिन ये यूनाइटेड स्टेट्स का एंड गोल नहीं है, क्योंकि जितने भी यूनाइटेड स्टेट्स ने पहले मुदाखलतें कंट्रीज में की हैं इन द नेम ऑफ रिजीम चेंज, वहां पे उसका जो रिजल्ट निकलता है वो उससे पहले से ज्यादा बुरा निकलता है। जैसे मैंने आपको बताया, सारे जो सो कॉल्ड अरब स्प्रिंग था, सो कॉल्ड नहीं, वो था अरब स्प्रिंग ही। बीच में फिर अमेरिका ने कहा चलो हम भी जरा अपने हाथ धो लें, शायद कोई अपना काम शाम बन जाए। तो वो हमेशा वैसा होता नहीं है। एनीवे दैट्स इट। अगले 24 से 48 घंटे देखते रहे आगे क्या होता। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।